हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ सिमिलर प्रेपोजिशंस के बीच में डिफरेंसेस को समझा था। अभी हम थोड़ा आगे समझेंगे और प्रेपोजिशन से कुछ रिलेटेड रूल्स देखकर फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। तो जो हमारा पहला डिफरेंस है आज, वो कहता है बिटवीन और अमंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भाई क्या डिफरेंस है, पहले सिमिलैरिटी समझ लें। तो दोनों का मतलब होता है बीच में, के बीच में। डिफरेंस बस इतना है कि बिटवीन का उपयोग दो ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है और अमंग का यूज़ दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द टू ब्रदर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स। दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी आपस में बांट ली, दोनों के बीच में बांट ली। कितने थे? दो, इसीलिए क्या लगा है? बिटवीन एकदम करेक्ट है। द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। अब दो भाई तो थे और बहनें जितनी भी हों, मिनिमम दो हैं। डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स, राइट। तो दो से ज़्यादा हो गए तो हमने क्या लगा दिया? अमंग। एक और प्रपोजिशन होती है, उसे हम कहते हैं अमंगस्ट। अमंग और अमंगस्ट के बीच में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों के आगे अमंगस्ट लगाते थे बोला मैंने, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले अमंग। अब ऐसा ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने उसको डिफरेंसेस में नहीं पढ़ाया। मतलब आपको गलती नहीं पूछी जाएगी अमंग और अमंगस्ट के बीच में, बट डिफरेंस बस यही है कि अगर आर सेल्व्स लिखा होता कि डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंगस्ट आर सेल्फ। क्यों? क्योंकि ये किससे शुरू हुआ था? ओ से, है ना। उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी वॉवल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ क्या आता? अमंगस्ट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। अब देखिए, मैंने तीन चीज़ों के लिए यहाँ पे बिटवीन लगा दिया, और वही हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि डिटेल्स या चॉइस के केस में हम दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने कहा कि आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन दीज टू शर्ट्स, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई आज मैं कौन सी शर्ट्स पहनूं, तो पहले हमने क्या लगाया था? बिटवीन, क्योंकि कितनी थी? दो। बट अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं और इन दो शर्ट्स की जगह मैं उन शर्ट्स की कलर बताने लगूं कि बिटवीन ब्लू, रेड एंड वाइट शर्ट, तो अब मैं यहाँ पे बिटवीन लगा सकती हूँ और ये सही है। तो अगर उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दूँ, तो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के केस में भी बिटवीन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे द सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन दीज कंट्रीज। कितनी कंट्रीज होंगी? दो, क्योंकि क्या लगा है? बिटवीन। बट द सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो कितनी हो गई? तीन। बट मैंने तीनों का इंडिविजुअली नाम मेंशन किया, सिर्फ कंट्रीज बोल के नहीं छोड़ दिया, इसीलिए बिटवीन भी सही है। और ये थर्ड सेंटेंस देखिए कि बिटवीन दीज स्टूडेंट्स विच इज़ योर फेवरेट। इन स्टूडेंट्स के बीच में से आपका कौन सा फेवरेट है? तो अभी तक अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बिटवीन दीज टू है, तो ज़रूरी नहीं है। बिटवीन दीज स्टूडेंट्स का मतलब मैं पूरी क्लास के बारे में भी बोल सकती हूँ कि इन सब में से आपका फेवरेट कौन है। तो वो कौन सा केस हो गया? चॉइस का, और इसीलिए यहाँ भी बिटवीन चल गया। तो हमने क्या सीखा कि बिटवीन का यूज़ दो ऑब्जेक्ट्स के लिए और अमंग का दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। पर अगर हमें उन ऑप्शंस में कोई चॉइस दी गई हो या उनके बारे में डिटेल्स दी गई हो, तो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बिटवीन का यूज़ करेक्ट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस हमें समझना है वो है सिंस, फॉर और फ्रॉम के बीच में। तीनों प्रपोजिशंस किससे रिलेटेड हैं? टाइम से। और डिफरेंस समझने के पहले हम सिमिलैरिटी समझ लें। तो सिमिलैरिटी है कि तीनों का मतलब है से। मतलब जैसे आपसे पूछा गया कब से कर रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, कब से खेल रहे हो, आपने कहा 6 बजे से खेल रहा हूँ, तो ये जो से आया ना, वो से तीनों का ही मतलब है। अब किसको कहाँ यूज़ करते हैं हम ये समझते हैं। देखिए, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखी जाती है, और फ्रॉम और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो पहले हम समझें कि ये पीरियड क्या होता है और पॉइंट क्या होता है। देखिए, पॉइंट का मतलब होता है कोई भी फिक्स्ड समय। समय से मतलब जैसे हमने कहा टुडे, आज, अब आज ही है। हमने कहा 15 मार्च, अब 15 मार्च को ही आया होगा, या वेंसडे, ये सब फिक्स है ना। हमने कहा 8 बजे, अब 8 तो 8 ही बजे बजेंगे,
राइट। ये सब क्या है, फिक्स। हमने कहा 1994, हमने कह दिया मई या नेक्स्ट वीक, ये भी क्या है, फिक्स ही है। नेक्स्ट वीक हमें पता है कौन सा है। पर पीरियड का मतलब होता है अंतराल। अंतराल मतलब जैसे हमने कह दिया 2 घंटे। अब कौन से दिन के कौन से घंटे हमें पता है क्या, नहीं। जैसे 4 महीने, 4 मंथ्स, ये क्या है, अंतराल। या हमने कह दिया 3 सेकेंड, ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और वो जैसे पुरानी हॉरर मूवीज़ में होता है ना, चरचराता दरवाज़ा, ऐसी हवेली डरावनी सी, और वो अंकल निकल के बोले कि हाँ तो 250 सालों से कोई नहीं आया, तो 250 ईयर्स, ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो अब हम समझते हैं कि अगर फ्रॉम और सिंस दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें ये डिफरेंस है कि सिंस को केवल और केवल परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्योंकि हमने टेंस नहीं पढ़े, तो टेंस, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमेशा हैज़, हैव या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलती है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो चल जाएगा सिंस, और अगर ये नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है, तो सिंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलिए एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे हम इसको। पहला, ही स्टेड विद अस फॉर 2 years, 2 सालों तक। कौन से साल बताया क्या, नहीं। पीरियड ऑफ टाइम फॉर, एकदम करेक्ट। फॉर किसी भी टेंस में लग सकता है, ये सिर्फ सिंस के लिए रिस्ट्रिक्शन है। ओके। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, बचपन से हम एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, राइट। ये देखिए हैव दिख रहा है मुझे, और ये दिख रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ भी चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट तो है, हमें सिर्फ परफेक्ट टेंस से मतलब है, राइट। थर्ड देखते हैं, आई स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम सिंस फॉर 6 PM, मैंने कहा मैं शाम को 6 बजे से खेलना शुरू करती हूँ। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट टेंस है। और क्या मुझे हैज़ हैव दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ जी बिल्कुल है। फिक्स टाइम है, तो क्या आना चाहिए, फ्रॉम। फोर्थ देखिए, आई हैड सर्वाइव्ड फॉर सिंस फ्रॉम 3 days, अब 3 दिन कौन से हैं, वी डोंट नो, तो ये क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। और लास्ट वन, आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम सिंस फॉर 6 PM, सेम सेंटेंस विद डिफरेंट टेंस। ये क्या था, प्रेजेंट सिंपल, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। और परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, सिंस, तो यहाँ पे क्या लग गया, सिंस। ये देखिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको सिंस, फॉर और फ्रॉम के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटी सी है, और जब छोटे छोटे कंसेप्ट्स बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता इन चीज़ों की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है कि टू और फ्रॉम की जोड़ी है, बिटवीन और एंड की जोड़ी है, और ये किसी भी हालत में इंटरचेंज नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब कि ही वर्क्स फ्रॉम 10 and 5 PM, सरासर गलत। फ्रॉम के बाद क्या आएगा, टू। द रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 5 PM and 9 PM, तो ये एकदम सही है कि बिटवीन के साथ क्या लगा है, एंड। अगर बिटवीन के साथ 2 लगा देती, बिटवीन 5 to 9, और ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये गलत हो जाता। सही क्या है, बिटवीन 5 and 9 PM। आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला रूल। वो क्या कहता है कि जब 2 वर्ड्स या एडजेक्टिव्स के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस की ज़रूरत हो तो अलग अलग प्रेपोजिशंस ही लिखी जानी चाहिए। ये रूल हमने एडजेक्टिव में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो वही रूल है कि अगर पहले सेंटेंस में देखते हैं, जैसे शी इज़ यंगर एंड टॉलर, 2 कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई हैं, यंगर और टॉलर, 2 एडजेक्टिव्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग डिग्री की ज़रूरत है क्या, हाँ जी है, क्योंकि यंगर के साथ क्या लगता है, 2, और टॉलर के साथ देन, सही है। अब सेंटेंस सही हुआ, शी इज़ यंगर 2 एंड टॉलर देन हर सिस्टर, कि वो अपनी बहन से छोटी है पर हाइट में लंबी है। सेकेंड देखिए, हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, कि उसकी ड्रेस मुझसे अलग है और मुझसे सस्ती भी है। तो चीपर के साथ तो देन करेक्ट है, पर डिफरेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम। सो हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन, अब करेक्ट हुआ। थर्ड देखते हैं, ईगो डज नॉट ऐड बट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वंस पर्सनैलिटी, तो ऐड के साथ क्या लगता है, टू, सब्ट्रैक्ट के साथ क्या लगता है, फ्रॉम। अब सेंटेंस करेक्ट हो गया।
तो आई होप आपको ये पहला रूल समझ में आ गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा समझने का नहीं, ज़्यादा याद रखने का है। क्या कहता है कि इन वर्ब्स के साथ कभी भी प्रेपोजिशंस का यूज़ नहीं किया जाता। याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, किस में नहीं चलेगा? एक्टिव वॉइस में। कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं ये? स्ट्रेस, डिस्कस, एम्फेसाइज। डिस्कस के साथ इतने लोगों को प्रेपोजिशंस लगाते देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर। नहीं लगता। लेट्स डिस्कस अबाउट इट, नहीं होता ये, बस लेट्स डिस्कस इट, ये करेक्ट है। लेट्स एम्फेसाइज ऑन इट, किसी बात पर जोर डालना, दबाव डालना, तो एम्फेसाइज के साथ लोग ऑन लगा देते हैं, गलत है। इन्वेस्टिगेट करना खुद में कंप्लीट है। ही इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इनटू केस, ऑन इट, कुछ की भी ज़रूरत नहीं है। कंप्राइज मतलब किसी चीज़ से बना होना। अकम्पनी मतलब साथ होना। कंसिडर करना मतलब मानना। वायलेट करना मतलब तोड़ना। डिमांड आप समझते हैं, किसी चीज़ की मांग करना। रिजेंबल मतलब सेम दिखना। जैसे ये लिखा है, सोनिया रिजेंबल्स विद हर मदर, तो आप मुझे बताइए कि रिजेंबल्स के साथ कोई प्रपोजिशन लगनी है क्या? नहीं, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? गलत। यहाँ पे विथ नहीं आएगा। सोनिया रिजेंबल्स हर मदर, अब करेक्ट हुआ। प्रीसीड, प्रीसीड मतलब होता है आगे आना। तो जैसे मैंने कहा, दिस सेंटेंस विल प्रीसीड द नेक्स्ट वन, प्रीसीड फ्रॉम द नेक्स्ट वन, ये सब नहीं होगा। प्रीसीड मतलब पहले आना। सक्सीड मतलब सफल होना। रीच मतलब पहुंचना। आई रीच्ड टू देयर बोलते हैं कई लोग, गलत होता है। रिजाइन, अटैक, भाई अटैक के आगे ऑन नहीं लगता। दे अटैक्ड ऑन अस, आई अटैक्ड ऑन हिम, नहीं होता। इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ करना। तो जैसे हमने कहा अहमद शाह अब्दाली ने भारत में घुसपैठ की थी, है ना, तो इन्वेडेड इन इंडिया नहीं होता, इन्वेडेड इन गलत हो जाएगा। रेजिस्ट, एंटर, एंटर इनटू, एंटर इन, ये सब नहीं चलता। किस संदर्भ में? अगर मुझे अंदर आना है तो बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एंटर करना है और मैं कह रही हूँ आई एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग, तो गलत हो गया। नेक्स्ट है बिफॉल, ऑर्डर, आई ऑर्डर्ड टू हिम, आई डायरेक्टेड टू हिम, ये सब टू किसी के साथ नहीं लगेगा। जॉइन, फ्ली मतलब होता है खाली करना, है ना। साइन करना तो आप समझते ही हैं। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना। एंश्योर मतलब किसी बात के बारे में अश्योरेंस देना कि हाँ हो जाएगा, हाँ ऐसा सही है। बोर्ड मतलब पकड़ना। आई बोर्डेड द ट्रेन, आई बोर्डेड ऑन द ट्रेन, नहीं, आई बोर्डेड द ट्रेन, ऐसा। डिस्क्राइब, अवेट, अवेट मतलब इंतज़ार करना किसी का। तो जैसे हमने लिखा, यू आर अवेटेड, ऐसे यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में, भाई आपका इंतज़ार है। लैक इन, लैक ऑफ, लैक फ्रॉम, कमी होना किसी चीज़ की, हम लैक के साथ भी किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। और सेम चीज़ रिग्रेट मतलब पछतावे के साथ। तो देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, ये रहा इन्वेस्टिगेट, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। द बॉस हैज़ ऑर्डर्ड फॉर हर ट्रांसफ़र, ऑर्डर्ड हर ट्रांसफ़र। आई विल डिस्कस अबाउट इट विथ यू, तो अबाउट नहीं आएगा। सोनिया रिजेंबल्स हर मदर, हमने डिस्कस कर लिया। दे अटैक्ड ऑन अस, ऑन नहीं आएगा। एंड आई बोर्डेड द ट्रेन, ये करेक्ट है। आई बोर्डेड ऑन द ट्रेन अगर होता तो गलत हो जाता। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, पर एक केस है एंटर इनटू, चलता है जहाँ पर। कहाँ चलता है? एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स के लिए। एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि जब मेरे भैया भाभी की शादी हुई तो जो मेरी भाभी थी, माय भाभी एंटर्ड इनटू द फैमिली। अब मुझे बताइए, ये जो फैमिली है कोई कमरा है जहाँ भाभी मूवमेंट के साथ घुस सकती है अंदर? नहीं। इनटू हम कब लगाते थे? जब मूवमेंट शो करना होता था। पर एंटर तो खुद ही मूवमेंट बताता है कि भाई बाहर से अंदर जाने को ही तो एंटर करना कहते हैं, और एंटर बिना मूवमेंट के कर नहीं सकते, तो ये दोनों चीज़ साथ में यूज़ नहीं होती। पर एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कि उन्होंने हमारे परिवार में प्रवेश किया, हाउस में प्रवेश करने के लिए या घर में प्रवेश करने के लिए एंटर इनटू गलत है। बट फैमिली कोई कमरा तो नहीं है, एक बात बता रही हूँ कि अब वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, राइट। तो यहाँ पे एंटर्ड इनटू चल जाएगा। जैसे
जूनो एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जुपिटर की कक्षा में, जुपिटर के ऑर्बिट में, तो उन्होंने कहा कि जूनो एंटर्ड इनटू द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। अभी ऑर्बिट कोई सही जगह है क्या जहाँ पे उसने एंटर किया क्या? नो, दैट वाज इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस। तो एंटर इनटू वहाँ चलता है जहाँ पर बात फिजिकल चीज़ों की ना हो करके भाव की हो रही हो, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की हो रही हो, वहाँ पे एंटर इनटू एक्सेप्टेबल होता है। तो ये याद रखिएगा आप। और जो लास्ट रूल हमें पढ़ना है वो भी इसी बात से रिलेटेड है कि किन किन वर्ब्स के साथ हम टू प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। और ये मैंने अलग से क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है ना, कॉमनली डन मिस्टेक है ये। तो आप याद रखिए, एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर एट्सेट्रा के साथ टू का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आई एडवाइज्ड टू हिम नहीं होता, राइट, आई वॉज एडवाइजिंग फॉर यू चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन वर्ब्स के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, बट टू तो नहीं लगेगी, राइट। आई इन्फॉर्म्ड टू हिम नहीं, आई इन्फॉर्म्ड हिम। आई रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं, आई रिक्वेस्ट हिम या आई रिक्वेस्टेड हिम। प्रशांत टोल्ड प्रगति दैट ही वुडंट बी कमिंग टुमारो। अगर यहाँ पे मैं टू लगा देती, प्रशांत टोल्ड टू प्रगति, तो सेंटेंस गलत हो जाता। अभी सेंटेंस करेक्ट है। आई इंक्वायर्ड टू हिम, ये भी गलत है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम हो सकता है, पर टू हिम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कि इन वर्ब्स के साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे फिनिश होते हैं वो प्रीपोजिशंस जो मुझे लगता था कि कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं, आप थोड़ा डाउट में पढ़ सकते हैं। अब हमें बढ़ना है इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए हम समझते हैं पहले कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं, और उसके भी पहले हम ये समझते हैं कि ये फ्रेजेस क्या होते हैं। तो देखिए भाई, जो फ्रेज होते हैं ना, वो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जो साथ में यूज़ किए जाते हैं, पर इनके पास एक फुल वर्ब नहीं होती। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल साथ में यूज़ किया जाता है, इट मेक्स सेंस ऑल्सो, बट क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है? नहीं। ये सेंटेंस है क्या? नहीं। ये कंप्लीट मीनिंग डिलीवर नहीं कर रहा। जैसे अ बार ऑफ चॉकलेट, अगेन इट इज सेंसिकल, बात में सेंस है, कोई मतलब का है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब का है। इसको मैं किसी सेंटेंस में यूज़ करूँगी तो फिर पूरा मीनिंगफुल हो जाएगा। हम समझे फ्रेज क्या होता है, अब समझे फ्रेजल वर्ब क्या होती है। तो ऐसी वर्ब्स जो कि फ्रेज के फॉर्म में हो, फ्रेज के फॉर्म में हो मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हुई वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। अब इसमें क्या होता है, एक वर्ब होना तो ज़रूरी है। वर्ब के साथ या तो एक एडवर्ब हो सकती है, या एक प्रेपोजिशन हो सकती है, या दोनों ही हो सकते हैं। जैसे हमने कहा लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसमें आया लुक, एक वर्ब है, एडवर्ब फॉरवर्ड है, और प्रेपोजिशन टू है। लुक का मतलब होता है देखना, और लुक फॉरवर्ड टू का एकदम ही अलग है, अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा ट्राई, अब ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, बट ट्राई ऑन का मतलब होता है पहनना। एकदम ही डिफरेंट हो गया ये तो। ये एक वर्ब थी, इसके आगे क्या लगा दी मैंने? प्रेपोजिशन, तो इसका मीनिंग ही अलग हो गया। तो क्या होता है कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं और एडवर्ब्स होती हैं, वो वर्ब्स के साथ मिलके अलग अलग मीनिंग देती हैं। मतलब मेरे पास एक ही वर्ब है पुट, इसके साथ में अलग अलग प्रेपोजिशंस लगा दूँ, ऑन, ऑफ, अबाउट, जो भी अवेलेबल हैं, जितने के सेंस हैं, ऐसा नहीं मन से कुछ भी लगाऊं, है ना, जितने के सेंस हैं, तो सब अलग अलग मीनिंग देंगे। अब हमें समझना है कि इनको अप्रोच करने की क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कुछ। मेरे पास एक वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। अब देखिए, ब्रिंग के साथ हमने अलग अलग प्रेपोजिशंस को जोड़ा तो मीनिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। पहला देखते हैं, ब्रिंग अबाउट। देखिए अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में, ये होता है, पर इन दोनों का साथ में कुछ अलग ही मतलब होता है, और वो मतलब क्या है कि किसी चीज़ का कारण बनना। इसका मतलब होता है टू कॉज टू हैपन। जैसे मैंने कहा कि द गुड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट फाइन चेंज इन द सोसाइटी। ब्रॉट अबाउट मतलब अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से सोसाइटी में काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं। तो ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब हुआ? टू कॉज टू हैपन।
सेकेंड है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब होता है नीचे फेंक देना, सत्ता से नीचे गिरा देना, मतलब जिसके पास कुर्सी हो उससे छीन लेना, टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट। तो ये एकदम ही अलग मीनिंग हो गया। अब आप समझिए कि डाउन, डाउन मतलब नीचे। तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर हमको नेगेटिव एडवर्ब दिख रही है या नेगेटिव थोड़ी सी प्रपोजिशन दिख रही है तो उसका मीनिंग भी कुछ तो भी नेगेटिव तरफ ही होगा। हमेशा थोड़ा सा सेंस लगाने से क्या होता है, चीज़ें हमारे लिए थोड़ी ईजी हो जाती है। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी को उसके पद से हटा देना, राइट। थर्ड, ब्रिंग ऑफ। तो ब्रिंग ऑफ मतलब होता है किसी कार्य को करने में सफल होना। जैसे हमने कहा द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल, कि गवर्नमेंट लैंड बिल में चेंज करने में क्या हुई, सफल हुई, सक्सेसफुल हो गई, राइट। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन का भी मतलब वही होता है जो ब्रिंग अबाउट का होता है, का कारण बनना, टू कॉज टू हैपन, कि हमने कहा जो नया लॉ बना है उससे लड़कियों की सेफ्टी जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। सो द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन विमेन सेफ्टी। गॉट इट। ऐसे ही एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है कंट्रोल में ले आना। ब्रिंग हिम अंडर योर कंट्रोल, ही इज़ बीइंग वेरी मिस्चीवियस, बहुत शैतान हो रहा है, बहुत मस्तीखोर हो रहा है, उसे कंट्रोल में लाओ, राइट। ब्रिंग अप, ये तो आप सब ने सुना होगा, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जो भी प्लेस। तो ब्रिंग अप मतलब टू ग्रो, बड़ा करना। तो मतलब क्या हुआ कि देखिए एक ही वर्ब थी ब्रिंग, बट प्रेपोजिशन के चेंज होने से, एडवर्ब के चेंज होने से जो मीनिंग था फ्रेजल वर्ब का वो पूरा ही टर्न अराउंड हो गया, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो अब हमें यही सीखना है और इससे एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा बनते हैं, एरर डिटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना है, और क्योंकि इनमें समझने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, इन्हें याद करने की बात है। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू गाइज विद अ PDF। इसके साथ आपको PDF मिलेगी जिसमें इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट है, आप उसे पढ़िए और फिर उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप 200-300 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लेते हैं ना तो आपको अप्रोच समझ में आने लगती है कि अच्छा ये वाली प्रपोजिशन जुड़ती है तो क्या मतलब होता है, अच्छा ये यहाँ सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो इसका कैसे हम मीनिंग निकालें। और हर चीज़ का जो रामबाण है वो वही है कि रीडिंग। अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो ये सारे वर्ड्स आते जाते रहते हैं हर बार किसी भी आर्टिकल में। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, अगर आप पढ़ते हैं ना तो इन सारे वर्ड से आप पहले ही फेमिलियर हो जाते हैं तो बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लुक। देखिए लुक के साथ मैंने क्या प्रपोजिशन ऐड की, फॉर। लुक फॉर मीनिंग क्या होता है, सर्च और सीक, ढूंढना। जैसे कि ही इज़ लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा है। सेकेंड देखते हैं लुक अप टू। दो चीज़ें ऐड की मैंने, एक प्रीपोजिशन है एडवर्ब। हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन, मतलब किसी को अपना आदर्श मानना, किसी के लिए अपने मन में बहुत ज़्यादा आदर भाव होना। जैसे हिज मदर इज़ हिज मॉडल, वो अपनी माँ को आदर्श मानता है। शी इज़ द पर्सन ही लुक्स अप टू। थर्ड देखिए लुक फॉरवर्ड टू। अब इसमें एक वर्ब है, एक एडवर्ब है और एक प्रेपोजिशन है। लुक का मतलब होता है देखना और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशान्वित होना किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। टू वेट ईगरली, एंटिसिपेट विथ प्लेजर, कि शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, वो उससे मिलने के लिए काफ़ी उत्साहित है ना। फोर्थ देखिए लुक अप। टू ट्राई टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लुकिंग इन अ बुक और ऑन अ कंप्यूटर। जैसे अगर आपको लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग नहीं पता होता तो आप बोलते लेट मी लुक इट अप ऑन इंटरनेट या लेट मी सर्च इट ऑन इंटरनेट। तो लुकअप का मतलब क्या हुआ कि किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, किस चीज़ में, बुक में और कंप्यूटर में। अब ढूंढना तो लुक फॉर भी था, बट मैं बिल्डिंग में घूम घूम के अपने किसी स्टूडेंट को ढूंढ रही हूँ तो वो लुक फॉर होगा, और कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो गूगल कर रही हूँ तो वो लुक अप होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। जैसे देखिए शी डिडंट अंडरस्टैंड द वर्ड सो शी लुक्ड इट अप इन हर डिक्शनरी, डिक्शनरी में देख लिया। और कुछ फ्रेजल वर्ब डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो वर्ब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टर्न। तो देखिए पहला जो हमने फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है टर्न डाउन, इसमें तो हमें प्रीपोजिशन ही नहीं दिख रही है, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, एडवर्ब। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज और टू रिजेक्ट। जैसे कि शी टर्न डाउन हिज प्रपोजल,
मना कर दिया। टर्न आउट टू बी, देखिए दो हैं यहाँ पर, टर्न आउट टू बी और टर्न आउट के आगे टू बी नहीं लगा है, तो जिसके आगे टू बी लगा है उसका मतलब होता है साबित हो जाना। ही टर्न्ड आउट टू बी अ गुड पर्सन, कि वो अच्छा पर्सन साबित हुआ। टर्न आउट मतलब क्या होता है? टू कम टू अ मीटिंग और टू फॉर्म अ क्राउड, भीड़ इकट्ठी कर लेना, मीटिंग के लिए आना, राइट। मैनी पीपल टर्न्ड आउट फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए काफ़ी लोग आए। पर यहाँ पर हमेशा किसी फैक्ट को साबित करने की बात होगी कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो अच्छा पर्सन है, राइट। ही टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड पर्सन। 4 देखते हैं, टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है टू अराइव, मतलब पहुंच जाना। स्टूडेंट्स टर्न्ड अप फॉर द टेस्ट। अब देखिए टर्न मतलब क्या होता है? मुड़ना। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। और मीनिंग क्या है? टू अराइव। इसका क्या मतलब है? जब तक हम इन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ नहीं लेंगे, इनसे थोड़ा फेमिलियर नहीं हो जाएंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तब तक इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट दीज थिंग्स राइट, है ना। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिना पढ़े या बिना मेहनत करे या बिना इन्हें याद करे, बिना इनका रिविजन किए, प्रैक्टिस किए, मैं सही आंसर पे टिक कर पाऊँ। तो जो PDF मैंने अटैच की है, गो थ्रू इट वेरी केयरफुली, बार बार उसे पढ़िएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा, तो आपके लिए भी ये जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है वो इजी हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं उस सेक्शन की तरफ जहाँ हम सॉल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बेस्ड, जिससे हमें समझ में आए कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसे पूछा गया बैंक पीओ 2016 में। एवरी ईयर इन समर मैनी टूरिस्ट्स विजिट टू कुमारतुली इन नॉर्थ कोलकाता टू वॉच द आर्टिजन्स प्रिपेयर आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। कि हर साल गर्मी में बहुत सारे टूरिस्ट्स कहाँ जाते हैं? कुमारतुली जाते हैं, नॉर्थ कोलकाता में। क्या देखने के लिए? लोगों को गॉडेस दुर्गा की मूर्ति बनाते देखने के लिए। अब इतनी सी बात है कि विजिट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। एवरी ईयर इन समर मैनी टूरिस्ट्स विजिट कुमारतुली इन नॉर्थ कोलकाता। सिंपल इनफ। बढ़ते हैं हम सेकंड की तरफ। ये MPSI में पूछा गया 2017 में। शी हिड हर डिसअपॉइंटमेंट ब्लैंक अ स्माइल। उसने अपनी निराशा मुस्कान से छुपा ली, यही होगा। तो मुस्कान क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। छुपाई तो किसने? लड़की ने, एजेंट है वो। स्माइल क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगना चाहिए? विथ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? विथ। थर्ड देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन अमंग हिज हेड। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि उसके एक्सप्रेशंस ने कोई भी क्लू नहीं दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अभी हमने अमंग और बिटवीन में डिफरेंस पढ़ा कि भाई बिटवीन का यूज़ 2 चीज़ों के लिए और अमंग का 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है। तो हेड के लिए अमंग यूज़ करना सही है क्या? नहीं। वॉट वॉज गोइंग ऑन इन हिज हेड। गो ऑन मतलब चलना, चालू रहना, कि दिमाग में क्या चल रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन, राइट। ये कहाँ पूछा गया? SSC CGL Tier 1 में। फोर्थ देखते हैं। ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई बिफोर ही स्पोक। कि उसने मुझे पहले आंखों में देखा, उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। SSC CGL Tier 2। देखिए जब हम किसी चीज़ पर देखते हैं ना, किसी चीज़ पर एम लगाने के लिए हमेशा किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है? एट। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं? लुक एट, ना कि लुक अपॉन। तो ये हमें किससे समझ में आएगा? फ्रेजल वर्ब से। और फ्रेजल वर्ब्स हमारी दोस्त कैसे बनेंगी? प्रैक्टिस से। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द CM फ्लू ब्लैंक द फ्लडेड एरियाज इन द हेलीकॉप्टर। मतलब CM ने जो बाढ़ वाले एरियाज थे वहाँ पे जाके हेलीकॉप्टर से ऊपर देखा। SSC MTS में पूछा गया, आप बताइए अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ कोई हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है तो मोशन में उड़ रहा होगा, और मोशन के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? ओवर, एंड दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। आई प्रेफर वॉकिंग ब्लैंक जॉगिंग। मुझे वॉकिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है जॉगिंग से, क्योंकि आई एन्जॉय द जेंटल एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग। क्योंकि वो जेंटल है ना, मच मोर देन जॉगिंग, इसमें थक जाते होंगे। SSC CPO SI। और ये हम एडजेक्टिव से सीखते आ रहे हैं कि प्रेफर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू। SSC CGL Tier 1 का क्वेश्चन है। द क्लॉक हैज़ ब्लैंक इट नीड्स चेंज ऑफ सेल्स। कि उसके सेल ख़त्म हो गए हैं, क्लॉक कुछ हो गई है, सेल ख़त्म हो गए हैं तो बंद ही हो गई होगी। अब अगर मुझे इन फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग भी नहीं मालूम
तो आप प्रेपोजिशन देख के बताइए कि क्या सही हो सकता है, शॉर्ट, अप, पास्ट या डाउन। डाउन ऑफ कोर्स। द क्लॉक हैज़ रन डाउन मतलब ख़राब हो जाना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना और वो ना मिलने के कारण उस चीज़ का आगे ना चल पाना, दैट इज़ कॉल्ड रन डाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, रन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया SSC CGL Tier 1 में। पोर द जूस इनटू द ग्लास। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें हमें एरर डिटेक्ट करना था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अगर ग्लास में जूस डालेंगे, ग्लास मेरा अच्छा नहीं बना, बट अगर ग्लास में जूस डालेंगे तो कैसे जाएगा, मोशन में जाएगा, स्टेशनरी तो नहीं रहेगा। और मोशन के लिए हम क्या लिखते हैं, इनटू। तो इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी इलीगल गुड्स विल बी कॉन्फिस्केटेड ब्लैंक द कस्टम ऑफिशियल्स। मतलब कोई भी लीगल गुड्स होंगे ना, वो जब्त कर लिए जाएंगे, किसके द्वारा, कस्टम्स ऑफिशियल्स द्वारा। तो अब बताइए, जब्त करने आएंगे वो, तो वो कौन होंगे, एजेंट होंगे ना। एजेंट के लिए क्या लगेगा, बाय, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय। हमें इसमें गलती ढूंढनी है। आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड। ये SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, पहला वाला MP SI का था। इसमें हमें ढूंढना है एरर, और कोई एरर है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड टाइम नहीं लिखा। अगर मैं लिखती आई वेटेड टिल 9 o'clock, अभी समझ में आता, क्योंकि फिक्स टाइम हो गया। बट उन्होंने कहा कि मैंने वेट किया जब तक ट्रेन नहीं आ गई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, until. And the last question, we recommend you to take advantage blank this offer. MP सब इंस्पेक्टर 2017। हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। ऑफ़र का ही लाभ उठाएंगे। अब बताइए, ये ऑफ आएगा क्या? ये जो ऑफ है ना, जो हम हिंदी में पढ़ते थे ना, से अलग होने के अर्थ में, ये वही मीनिंग देता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कट ऑफ, मतलब अलग कर देना, काट के अलग कर देना, राइट। तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। इन आएगा क्या, किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं क्या, कोई किसी चीज़ के अंदर है, नहीं। ऐड भी नहीं, ना टाइम है, ना प्लेस है, ना फिक्स्ड टाइम, कुछ भी नहीं है। क्या आएगा, ऑफ। मीनिंग वाइज भी क्या सही है, ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट हो तो पोर्टल पे डेफिनेटली पूछिए। थैंक यू वेरी मच।